बहुत दूर किसी वीरान सरजमीन पर, जहां बारिश भी इजाजत लेकर बरसती थी और परिंदे भी बादशाह की मर्जी से उड़ते थे, एक सल्तनत थी, हुस्नाबाद। और इस सल्तनत के तख्त पर बैठा था एक जालिम, अकड़ू और फुंकारू बादशाह, सुल्तान फिरास अल जालिम। वो बादशाह कम और क्रोध का वाटर टैंकर ज्यादा था। मिजाज ऐसा कि अगर दोपहर में कोई परछाई भी लंबी हो जाती तो उसे भी कैद करवा देता। एक रोज सुबह सुबह जब मुर्गा भी उठने से इनकार कर गया था, बादशाह ने अचानक दरबार लगा दिया। वजीरों की तो नींद ऐसे खुली जैसे उनके बिस्तर पर नाश्ता नहीं, बिछुआ रख दिया हो। सब हाजिर हुए, आंखों में नींद और दिल में डर लिए। बादशाह ने अपने तख्त से गरजते हुए ऐलान किया, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। अगर किसी ने उसकी ताबीर न बताई तो आज का सूरज कई सिरों को डूबते देखेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आला ने धीरे से पूछा, हुजूर, ख्वाब में देखा क्या? बादशाह ने आंखें तरेरते हुए कहा, मैंने देखा कि मेरा तख्त एक रूह ने उठाकर आसमान में उड़ा लिया और फिर मेरे सर पर गुलाबों की बारिश होने लगी। इतना कहकर वो मुस्कुराया, लेकिन उसके बाद का जुमला सुनकर सबकी मुस्कान वेंटिलेटर पर चली गई। अब बताओ, इसका मतलब क्या है? और जो गलत जवाब देगा उसका सिर मेरे बूट के नीचे होगा। वो तो अच्छा हुआ कि उसी वक्त दरबार में एक शाही नकाब पोश दाखिल हुई। सबकी निगाहें उठीं और चौंक उठीं जब वो सामने आकर बोली, अब्बा हुजूर, ताबीर तो मैं ढूंढ कर लाऊंगी, लेकिन मुझे मोहलत चाहिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, तू कौन? उसने नकाब हटाया। सामने थी उनकी अपनी बेटी, शहजादी महफूजा। मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में तूफान। बादशाह गुस्से में गुर्राया, औरतें ताबीर नहीं ढूंढती, वो तो ख्वाबों में सजती हैं। शहजादी ने ठंडी सांस लेकर कहा, और जालिम बापों की बेटी अगर ख्वाब न तोड़े तो ताबीर कौन लाए? और फिर उसी रात उसने अपने जेवरात छोड़े, तलवार उठाई और एक मर्दाना लिबास में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी, उस ख्वाब की ताबीर ढूंढने जो न सिर्फ उसके बाप की सल्तनत को बदलने वाली थी, बल्कि उसकी अपनी तकदीर को भी। शहजादी महफूजा ने जैसे ही मर्दाना लिबास पहना, तलवार कमर से लटकाई और घोड़े पर बैठी, उसके अंदर एक नई रूह जाग गई। चेहरे पर नखली दाढ़ी मूछें आवाज भारी कर ली गई थी और दिल में जोश ऐसा कि जैसे हर राक्षस को अकेले गला दबाकर ठिकाने लगा देगी। लेकिन ये सफर सिर्फ तलवारों का नहीं था, ये था ख्वाब की ताबीर ढूंढने का, और शायद मोहब्बत की दस्तक का। घोड़ा सर पर दौड़ रहा था और रास्ते में आते हुए हर गांव, हर पहाड़, हर जंगल से शहजादी गुजरती रही। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था, बल्कि इसमें तो कांटे ही कांटे थे, वो भी टैक्स लेकर। रास्ते में उसे लुटेरे मिले, जिनसे उसने ऐसे निपटा जैसे वो लुटेरे नहीं, पुराने स्कूल के दोस्त हों जिन्हें गलती से थप्पड़ पड़ गया हो। शहजादी अब बन चुकी थी शहजादा मिर्जान। लगभग 10 दिन के सफर के बाद दूर दराज के एक मुल्क की सरहदें नजर आने लगीं। इस मुल्क का नाम था जहराबाद। जी हाँ, नाम सुनते ही लग रहा है कि यहाँ गुलाब नहीं, सीधे नागिनें स्वागत करती होंगी। इस सल्तनत का शहजादा था, शहजादा कहस, जो दिखने में तो राजकुमारों जैसा था, लेकिन मिजाज में ऐसा जैसे बचपन से नींबू चबाकर बड़ा हुआ हो। कहते थे वो न सिर्फ सज्जा देता था, बल्कि सबक भी ऐसा सिखाता कि इंसान अगली जिंदगी में भी डरता हुआ जन्म ले। महफूजा जब जहराबाद पहुंची तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका मर्दाना भेस कितना कच्चा है। गार्डों ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो और नाम क्या है? महफूजा ने भारी आवाज में कहा, मिर्जान हूँ, हुस्नाबाद से, तिजारत के सिलसिले में आया हूँ, लेकिन जुल्म के किस्से सुनकर सोचा देख लूं कि जुल्म असली में कितना जालिम होता है। गार्डों ने एक दूसरे को देखा और बोले, शहजादा कैस को ऐसे ही नटखट लोग पसंद हैं, चलो चलो अंदर। जैसे ही महफूजा ने जहराबाद में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की फिजा में खौफ घुला है। सड़कों पर सन्नाटा, चेहरों पर डर और हर दीवार पर कैस की तस्वीर जैसे सीसीटीवी से ज्यादा ताकतवर हो। महफूजा ने कसम खा ली, अब ख्वाब की ताबीर तो मिलेगी ही, लेकिन इस मुल्क को भी मैं डर के कब्जे से आज़ाद करके जाऊंगी, और अगर मोहब्बत हुई तो फिर जुल्म को जलेबी बनाकर खिला दूंगी। शहजादा कैस ने मिर्जान को अपने महल में 3 दिन की मेहमान नवाजी दी, मगर ये कोई मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि सीधी निगरानी थी। हर कदम पर 2 साए चलते थे,
हर निवाले के नीचे शक की बू थी और हर मुस्कान के पीछे तलवार। मगर मिर्जान यानी हमारी शहजादी महफूजा कोई आम मेहमान नहीं थी। वो तो अपने मिशन पर थी और इस बार उसने फैसला किया कि दुश्मन को जहर नहीं, मीठा खिला खिलाकर ही मारेगी। मिर्जान ने तीसरे दिन कैस के सामने एक खेल रखा, सच और साहस। कैस हंसा। तुम मुझे बच्चों का खेल खेलने को कह रहे हो? मिर्जान ने शरारत से कहा, अगर बादशाह को हर किसी से डर लगता है तो फिर वो बादशाह नहीं, बस डरेला जलेबी है। अब कैस को यह चुनौती स्वीकार करनी ही थी। उसने कहा, ठीक है मिर्जान, लेकिन एक झूठ या डर और तुम्हारी गर्दन मेरी शतरंज की गोटी बनेगी। खेल शुरू हुआ। मिर्जान ने पहला सवाल पूछा, क्या आपने कभी मोहब्बत की है? कैस चुप हुआ। चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर बोला, मोहब्बत एक कमजोरी है जो मैं अपने दुश्मनों को नहीं दिखाता। मिर्जान मुस्कुराई, तो मतलब किया था किसी जमाने में? कैस ने उसकी आंखों में देखा, जैसे पुराने जख्म फिर से कुरेद दिए गए हों। अब बारी कैस की थी। उसने पूछा, तुम्हारा असल नाम क्या है? मिर्जान ने आंखें झुका ली, फिर झूठ बोलते हुए कहा, मिर्जान ही हूं, लेकिन दिल में एक राज जरूर रखता हूं। कैस ने झुककर कान में कहा, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं, लेकिन जो दिलचस्प हो उन्हें मैं वक़्त देता हूं। इसके बाद मिर्जान ने एक नया दांव खेला, महल में रहने वाले गुलामों और आम लोगों से मेलजोल बढ़ाना। उसने देखा कि यहाँ के लोग कैस के जुल्म से तंग थे, लेकिन इतना डरे हुए कि आवाज़ तक न निकालते थे। मिर्जान ने रात को गुलामों से बातें कीं, उन्हें हंसाया, दवाइयाँ बांटी और एक अजीब सा सुकून उनके दिल में बो दिया। पहली बार लोगों ने उम्मीद की रोशनी देखी थी, और वो रोशनी नकली दाढ़ी के पीछे से आ रही थी। कैस को अब मिर्जान की मौजूदगी कचोटने लगी थी। एक अजनबी आकर उसके लोगों के दिलों में बस रहा था, और ये बात कैस के दिल को भी चुभने लगी थी। क्या ये चुभन ईर्ष्या की थी या कुछ और? कैस की आंखों में जो पहली बार झलक आई थी, वो नफरत की नहीं थी, वो थी हैरानी की। उस हैरानी की जो किसी इंसान को तब होती है जब वो अपने से ज्यादा बहादुर को देख ले, और वो भी मुस्कुराते हुए। मिर्जान यानी हमारी बहादुर शहजादी अब महल में इतना रम चुकी थी जैसे पुराने गद्दों में जुए रमती हैं, दिखती नहीं लेकिन चुपती जरूर हैं। वो हर रोज किसी न किसी बहाने आम रियाया से मिलती, जुल्म के किस्से सुनती और अपनी छोटी सी डायरियों में सब दर्ज करती। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को हल्के से मोड़ दिया। कैस, जो अब तक अपनी अकड़ की बर्फ में जमा हुआ था, मिर्जान को महल के बाग में अकेले टहलते देख खुद चलकर आ गया। दोनों आमने सामने, और माहौल में वो खामोशी थी जो सिर्फ चाय के पहले घूंट से टूटती है। कैस बोला, तुम रोज लोगों से बातें करते हो, मेरे महल में, मेरी नजरों के सामने, डरते नहीं क्या? मिर्जान मुस्कुराया, डर उन लोगों को लगता है जो सच से दूर रहते हैं, और वैसे भी यहाँ डरने का वक्त नहीं, मोहब्बत हो गई है। कैस चौंक पड़ा, किससे? मिर्जान आंखें नीची करके बोला, इस मुल्क की मिट्टी से और इसके लोगों से। कैस ने कुछ पल सोचा और फिर पहली बार उसकी आंखों में वो देखी गई एक हल्की सी झलक, शायद मोहब्बत की या फिर कन्फ्यूजन की, जैसी पहली बार मैगी बिना नमक खाकर होती है। मगर उसी रात जब मिर्जान अपने कमरे में अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था, तभी एक कागज का टुकड़ा खिड़की से भीतर गिरा। उस पर लिखा था, हम जानते हैं तुम मिर्जान नहीं हो, और वो नहीं हो जो दिखते हो। वापस लौट जाओ, वरना अगली सुबह सूरज के साथ तुम्हारा सच उजागर होगा। मिर्जान का दिल तेज धड़कने लगा। अब बात मजाक से आगे बढ़ चुकी थी। उसके मर्दाना भेस की पोल खुलने के आसार थे, लेकिन वो डरी नहीं, सिर्फ खड़ी हुई, शीशे में अपनी शक्ल देखी और बोली, महफूजा हूं और रहूंगी। अगर अब भी किसी ने मुझे बेनकाब किया तो मैं उसे ही नकाब पहना दूंगी, सदा के लिए। उसने अगली सुबह का इंतजार किया, लेकिन इस बार हाथ में तलवार के साथ और दिल में मोहब्बत की एक हल्की सी चिंगारी ली। सुबह होते ही मिर्जान यानी शहजादी महफूजा तैयार हो गई, लेकिन इस बार उसकी चाल में वो सुकून नहीं था जो पहले देखा गया था। अब हर कदम जैसे जमीन से सवाल पूछता हो, कौन देख रहा है, कौन पहचान चुका है? रात को जो कागज खिड़की से आया था वो सिर्फ धमकी नहीं था, वो था एक इशारा कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मगर कौन? मिर्जान ने अपनी तलवार अंदर से बांध ली,
जहर की छोटी शीशी जूते में छुपाई और वही मुस्कुराहट चेहरे पर चिपका ली जो हर जासूस की पहली ढाल होती है। उस दिन दरबार में एक बड़ा ऐलान होना था। कैस ने कुछ खास मेहमानों को बुलवाया था। पूरा महल सजा था जैसे किसी की शादी नहीं, कैस के गुरूर की गोलगप्पे पार्टी हो। मिर्जान भी दरबार में पहुंचा और उसका सामना हुआ शहजादा फरदीन से, जो कैस का बचपन का दोस्त और उसकी रियासत का सबसे चालाक साजिशकार था। फरदीन ने मिर्जान को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे आम काटने से पहले जांचा जाता है कि पक गया या सड़ा है। वो बोला, अरे वाह, ये हमारे कैस भाई अब अजनबियों से इतना दोस्ताना हो गए, पहले तो इनकी तलवार ही बात करती थी। मिर्जान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद अब तलवारों को भी आराम की ज़रूरत है और दोस्ती की ज़रूरत ज़्यादा। फरदीन ने हंसते हुए कहा, या फिर किसी ने तलवार से भी तेज दिल चुरा लिया हो। कैस चुप था, उसका चेहरा पत्थर की तरह जड़ा हुआ, लेकिन आंखें आंखें जैसे कबूल कर चुकी थीं कि कोई बात है इस मिर्जान में। दिल की दस्तक अब साफ सुनाई देने लगी थी। दरबार के बाद कैस ने मिर्जान को अपने खास बागीचे में बुलाया। वहां सिर्फ वो दो थे और खामोशियां। कैस बोला, तुम कौन हो मिर्जान? वाकई तिजारत करते हो या किसी और सफर पर निकले हो? मिर्जान ने कुछ पल सोचकर कहा, मैं एक तिजारती ही हूं, मगर माल दौलत नहीं, ख्वाबों की खरीद फरोख्त करता हूं। कैस ने पहली बार अपने दिल की गिरह खोलते हुए कहा, अगर तुमने झूठ बोला तो मुझे दुख होगा, और अगर सच बोला तो शायद मैं तुम्हें जाने ना दूं। यह कहकर वो चला गया और मिर्जान वहीं खड़ा रह गया। दिल की धड़कनों में एक नई आवाज सुनाई दे रही थी। कैस को मोहब्बत हो रही थी, और यही वो लम्हा था जहां नकाब के पीछे की सांसें लड़खड़ाईं, क्योंकि इस मोहब्बत का अंजाम या तो इनकलाब होगा या कत्ल। सुबह होते ही मिर्जान यानी शहजादी महफूजा तैयार हो गई, लेकिन इस बार उसकी चाल में वो सुकून नहीं था जो पहले देखा गया था। अब हर कदम जैसे जमीन से सवाल पूछता हो, कौन देख रहा है, कौन पहचान चुका है। रात को जो कागज खिड़की से आया था वो सिर्फ धमकी नहीं था, वो था एक इशारा कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मगर कौन? मिर्जान ने अपनी तलवार अंदर से बांध ली, जहर की छोटी शीशी जूते में छुपाई और वही मुस्कुराहट चेहरे पर चिपका ली जो हर जासूस की पहली ढाल होती है। उस दिन दरबार में एक बड़ा ऐलान होना था। कैस ने कुछ खास मेहमानों को बुलवाया था। पूरा महल सजा था जैसे किसी की शादी नहीं, कैस के गुरूर की गोलगप्पे पार्टी हो। मिर्जान भी दरबार में पहुंचा और उसका सामना हुआ शहजादा फरदीन से, जो कैस का बचपन का दोस्त और उसकी रियासत का सबसे चालाक साजिशकार था। फरदीन ने मिर्जान को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे आम काटने से पहले जांचा जाता है कि पक गया या सड़ा है। वो बोला, अरे वाह, ये हमारे कैस भाई अब अजनबियों से इतना दोस्ताना हो गए, पहले तो इनकी तलवार ही बात करती थी। मिर्जान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद अब तलवारों को भी आराम की जरूरत है और दोस्ती की जरूरत ज्यादा। फरदीन ने हंसते हुए कहा, या फिर किसी ने तलवार से भी तेज दिल चुरा लिया हो। कैस चुप था, उसका चेहरा पत्थर की तरह जड़ा हुआ, लेकिन आंखें आंखें जैसे कबूल कर चुकी थीं कि कोई बात है इस मिर्जान में। दिल की दस्तक अब साफ सुनाई देने लगी थी। दरबार के बाद कैस ने मिर्जान को अपने खास बागीचे में बुलाया। वहां सिर्फ वो दो थे और खामोशियां। कैस बोला, तुम कौन हो मिर्जान? वाकई तिजारत करते हो या किसी और सफर पर निकले हो? मिर्जान ने कुछ पल सोचकर कहा, मैं एक तिजारती ही हूं, मगर माल दौलत नहीं, ख्वाबों की खरीद फरोख्त करता हूं। कैस ने पहली बार अपने दिल की गिरह खोलते हुए कहा, अगर तुमने झूठ बोला तो मुझे दुख होगा, और अगर सच बोला तो शायद मैं तुम्हें जाने ना दूं। यह कहकर वो चला गया और मिर्जान वहीं खड़ा रह गया। दिल की धड़कनों में एक नई आवाज सुनाई दे रही थी। कैस को मोहब्बत हो रही थी, और यही वो लम्हा था जहां नकाब के पीछे की सांसें लड़खड़ाईं, क्योंकि इस मोहब्बत का अंजाम या तो इनकलाब होगा या कत्ल। महल की फिजा में अब एक अजीब सी खामोशी थी। दरबार के हर कोने में या तो मोहब्बत की सांसें थीं या साजिशों के छाले। शहजादी महफूजा अब सबके सामने अपने असली रूप में थी। वो चेहरे से औरत, मगर हिम्मत से तूफान थी। कैस उसे देखता रहा, जैसे किसी पुरानी किताब का आखिरी पन्ना अचानक मिल गया हो। फरदीन को ये बात हजम नहीं हो रही थी।
وہ تو اس سازش سے مرزان کو گرانا چاہتا تھا، لیکن اب تو یہ مرزان شہزادی نکلی اور قیس کا دل بھی ساتھ لے اڑی۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا، یہ سب ناٹک ہے، محبت کے نام پر دھوکا۔ یہ لڑکی اس ملک کی جاسوسی کرنے آئی تھی۔ محفوظہ نے نظریں ملا کر جواب دیا، اگر محبت کرنا جاسوسی ہے تو ہاں، میں جاسوس ہوں، لیکن میرے پاس زہر نہیں، سچائی ہے، اور سچائی تلوار سے تیز ہوتی ہے۔ قیس نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا فردین، اب فیصلہ میرا ہوگا۔ میں پوچھوں گا، اس لڑکی سے نہیں، اپنے دل سے۔ پورا دربار چونکا۔ اب قیس کا دل وزیر سے بھی اوپر تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا، محفوظہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، تم میرے لیے آئی تھی یا صرف اپنے بادشاہ باپ کے خواب کے پیچھے؟ محفوظہ نے سانس لی، پھر بے تکلفی سے کہا، میں آئی تھی ان کے خواب کے پیچھے، لیکن اب تمہارے خواب میری آنکھوں میں اتر چکے ہیں۔ قیس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکان آئی، اور وہیں پیچھے کھڑا فردین اندر ہی اندر پھوٹ رہا تھا، جیسے بنا سیٹی کے پریشر کوکر۔ مگر ایک اور ہلچل دربار میں بچی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا، مہاراج، اگر آپ اس لڑکی کو اپنی بیگم بنائیں گے تو کیا یہ اس ملک کی شہزادی کہلائے گی؟ کیا آپ تاج محبت کو دیں گے یا سیاست کو؟ قیس کا چہرہ اتر گیا، جیسے کسی نے اس کے دل کی بجلی کا فیوز اڑا دیا ہو۔ فردین آیا اور مگر مچھی آنسو نکالتے ہوئے بولا، شاید وہ خود چلی گئی ہو، یا پھر اسے محبت کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ قیس نے گھور کر دیکھا، لیکن وہ چپ رہا، کیونکہ دل کا غم جب گلا گھونٹتا ہے تب زبان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ محل کی ہر دیوار اب محفوظہ کے نام سے سسک رہی تھی۔ ہر داسی، ہر سپاہی، ہر برتن، سب کہہ رہے تھے، کیا محبت بھی یوں غائب ہو جاتی ہے؟ قیس اپنے کمرے میں ٹوٹا پڑا تھا۔ اس کے سامنے وہی جھمکا رکھا تھا جو محفوظہ کی زلفوں سے ایک روز خود بخود گرا تھا۔ کہاں گئی تم؟ کیوں کچھ کہے بنا چلی گئی؟ کیا میری محبت اتنی کمزور تھی؟ وہیں دوسری طرف فردین اپنے کمرے میں زور زور سے ہنس رہا تھا، جیسے سیریل کا ولن ہو اور اسے TRP مل گئی ہو۔ ابے، محبت، ہاں، مگر اب وہ محبت میرے قید خانے میں ہے۔ جی ہاں، محفوظہ کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ اب محل کے پرانے تہخانے میں قید تھی، جہاں دیواریں پھٹی تھیں، مگر انسانیت اس سے زیادہ ٹوٹی تھی۔ فردین ہر روز اس کے پاس آتا اور میٹھی جھر جیسی باتیں کرتا۔ دیکھو شہزادی، قیس اب بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ تم چلی گئی ہو۔ اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو تمہیں رانی بنا دوں گا، ورنہ یہ اندھیرا ہی تمہاری تقدیر ہوگا۔ محفوظہ نے اس کی طرف تھوکا اور کہا، میرے ابا نے مجھے عزت دی تھی اور تم میری ہمت توڑنا چاہتے ہو؟ میری محبت بکاؤ نہیں ہے فردین، یہ وہ چیز ہے جو صرف سچے دلوں میں پلتی ہے۔ فردین چڑھ گیا، مگر اس نے دکھاوے کی مسکان اوڑھ لی۔ ٹھیک ہے، تم نہ سہی، مگر قیس کو میں ایسا توڑوں گا کہ اسے تاج نہیں، تاش کا پتہ بنا دوں گا۔ ادھر قیس اب ایک ایک گلی، ایک ایک راستہ چھان رہا تھا۔ اس نے محل کے پرانے نقشے منگوائے، سپاہیوں کو ڈانٹا، وزیر کو ہٹایا اور خود تلاشی میں نکل پڑا۔ اسی رات اسے محل کی دیوار میں ایک درار دکھی اور وہیں سے اٹھی ایک پھسپھساتی آواز، قیس! اس کا دل دھڑک اٹھا۔ محفوظہ! قیس اس دیوار کے سامنے کھڑا تھا جہاں سے محفوظہ کی مدھم سی آواز آئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل میں ایسی آگ تھی جو پتھر کو بھی موم بنا دے۔ وہ جھک کر دیوار کی درار سے بولا، محفوظہ، اگر تم ہو تو بس ایک بار اور بولو، ورنہ میں اس دیوار کو سیدھا دل سے توڑ دوں گا۔ اندر سے جواب آیا، اگر تیرا عشق سچا ہے تو دیوار کیا، یہ دنیا بھی ہٹ جائے گی۔ بس پھر کیا تھا؟ قیس نے تلوار کھینچی اور اس دیوار پر پہلا وار کیا۔ دھڑاک! دیوار کانپی، پھر دوسرا وار، پھر تیسرا، اور آخرکار دیوار ٹوٹی، جیسے محبت نے سازش کو تماچا مار دیا ہو۔ محفوظہ سامنے تھی، تھکی ہوئی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی روشنی تھی جو محبت کو زندہ رکھتی ہے۔ قیس بھاگا اور اسے گلے لگا لیا۔ میں نے تجھے ڈھونڈ لیا، تو غائب نہیں تھی، تو میری دھڑکنوں کے پاس تھی۔ محفوظہ بولی، تو اگر ایک دن بھی دیر کرتا تو میں اپنی زلفوں سے رسی بنا لیتی اور اس تہخانے سے بھاگ جاتی۔ قیس ہنس پڑا، تو محبت کا سٹنٹ بھی آتا ہے تمہیں؟ اسی بیچ اچانک سپاہی بھاگتے ہوئے آئے۔ مہاراج،
फरदीन ने खुद को ताज का वारिस घोषित कर दिया है। वो दरबार पर कब्जा करने जा रहा है। कैस का चेहरा सख्त हो गया। अब मोहब्बत को बचाने के बाद ताज को भी बचाना है। महफूजा बोली, इस बार अकेले नहीं जाओगे। अब तुम्हारी तलवार मैं बनूंगी। कहस ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार किसी ने ऐसा आई लव यू सुना जो तलवारों की गूंज में बोला गया हो। उधर फरदीन अब अपने चमचों के साथ दरबार में तख्त पर बैठा ऐलान कर रहा था, अब से इस सल्तनत का शहंशाह मैं हूं और मेरी पहली हुकूमत मोहब्बत पर बैन। लेकिन ताज की सीढ़ियों पर जैसे ही कैस और महफूजा हाथ में तलवार लिए उतरे, दरबार सन्नाटे में डूब गया। जब मोहब्बत तख्त पर बैठी और सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ, सल्तनत की फिजा अब पहले जैसी ना रही। जहां पहले जुल्म की चीखें गूंजती थीं, वहां अब हर शाम कैस और महफूजा के नाम के गीत गाए जाते थे। बाजारों में खुशबू बिखरी हुई थी और महल की बालकनियों से अब नफरत नहीं, रंग बिरंगे पर्दे लहरा रहे थे। कैस अब हर रोज अपने वजीरों से एक ही बात कहता, हमें सल्तनत नहीं, मोहब्बत का घर बनाना है। महफूजा हर सुबह रियाया से मिलती, उनकी बातें सुनती और कहती, मेरे वालिद जालिम थे, लेकिन मैं मोहब्बत से उनका हिसाब चुकाऊंगी। लेकिन इसी सुकून के दरमियान एक धुंधली सी परछाई अब भी बनी हुई थी, नसीरुद्दीन बादशाह का वो ख्वाब जिसकी ताबीर अब तक नहीं मिली थी। एक रोज दरबार में महफूजा ने सबके सामने ऐलान किया, अब वक्त आ गया है उस ख्वाब की ताबीर को ढूंढने का, जिसके लिए मैंने मर्दाना लिबास पहना, सफ़र किया, मोहब्बत पाई और तख्त का सामना किया। कैस बोला। महफूजा और कैस अब रवाना हुए, एक बार फिर। लेकिन इस बार साथ में थे काफ़ी लोग, कहावतों वाले, किताबों वाले, ख्वाबों की ताबीर करने वाले और कुछ बस जलने वाले। महफूजा ने सबको बुलाया और कहा, मेरे अब्बा ने जो ख्वाब देखा था वो खून और मौत से भरा था, लेकिन शायद उस ख्वाब में सल्तनत की तबाही नहीं, तब्दीलियां छुपी थीं। एक बूढ़ा ताबीर गो खड़ा हुआ, उसने आंखें बंद कीं और कहा, अगर बादशाह ने देखा कि उसकी गद्दी आग में जल रही है और उसके चारों बेटे मर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी सल्तनत बदलने वाली है और उसके वारिस वो नहीं होंगे जिनका खून उसका है, बल्कि वो होंगे जिनका दिल सच्चा है। कैस ने हैरानी से देखा, तो क्या वो ख्वाब मुझे ही वारिस ठहराता है? बूढ़ा मुस्कुराया, मालूम नहीं, मगर ख्वाबों की ताबीर गद्दी नहीं देती, जिम्मेदारी देती है। अब महफूजा सोच में पड़ गई। क्या अब्बा को यह दिखाना पड़ेगा कि उनकी ताबीर पूरी हो चुकी है? क्या वो मानेंगे कि अब सल्तनत मोहब्बत से चलेगी? और यहीं से अगली पहर की शुरुआत होगी, जहां महल का सबसे जालिम शहंशाह अपनी ही बेटी के सामने कटघरे में होगा। महफूजा और कैस अब सल्तनत संभाल चुके थे। रियाया खुश थी, बाजारों में चूड़ियां खनक रही थीं और महल में पहली बार किसी नई ताजपोशी की नहीं, नई मोहब्बत की चर्चा थी। लेकिन एक रात, जब महफूजा महल के पुराने हिस्से को घूम रही थी, उसे एक कोने में पुरानी जंजीरें, टेढ़े मेढ़े दरवाजे और धूल भरे तख्त के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने नीचे झांका, जरा सा दबाया और क्लिक की आवाज के साथ नीचे से एक ताबूत नुमा संदूक बाहर निकला। महफूजा की धड़कनें तेज हो गईं। कैस दौड़ कर आया, बोला, क्या निकाला है तुमने? कहीं इसमें तुम्हारा बचपन न बंद हो। महफूजा ने हंसते हुए संदूक खोला और उसमें से निकला एक पुराना खत, एक टूटे हुए ताज का टुकड़ा और एक खून से सना हुआ नक्शा। खत किसी और का नहीं, नसीरुद्दीन बादशाह के बड़े भाई का था, जो सालों पहले मर चुका था, या शायद मारा गया था। खत में लिखा था, भाई नसीर, तुम्हारा ख्वाब तुम्हारा नहीं, ये वही ख्वाब है जो मैंने देखा था और तुमने मुझसे छीना। मेरी सल्तनत, मेरी गद्दी, मेरे बेटे, सब कुछ तुमने मुझसे लिया। लेकिन याद रखो, ख्वाब लौटते हैं, और तख्त भी। महफूजा का चेहरा पीला पड़ गया। कैस, इसका मतलब नसीरुद्दीन बादशाह ने गद्दी के लिए अपने भाई को? कैस ने नक्शा उठाया। उस पर एक पुराना महल चिन्हित था, सल्तनत के बाहर, जहां शायद उस भाई की निशानियां थीं। इस नक्शे की मंजिल अगर हम तक पहुंच गई तो पूरी साजिश सामने आ जाएगी। महफूजा ने ऐलान किया, मैं इस महल तक जाऊंगी और उस ख्वाब की असली ताबीर लेकर लौटूंगी। अब नहीं चलेगी अधूरी मोहब्बत, अब पूरी होगी हर अधूरी दास्तान। कैस बोला, तो फिर तैयार हो जाओ मेरी रानी, एक और सफ़र बाकी है।
मगर इस बार साथ में तीर कम और इश्क ज़्यादा होगा। महफूजा और कैस अब उस पुराने नक्शे के सहारे निकल चुके थे, सल्तनत की सरहदों के पार, जहाँ एक वीरान महल था। वो महल जो ना किसी किताब में था, ना किसी याद में, बस ख्वाब में ही देखा गया था। रास्ता भयानक था, कांटों से भरा, सुनसान, और हर मोड़ पर कोई ना कोई पुरानी साजिश छुपी हुई। कैहस ने घोड़ा रोका और बोला, अरे रुक जाओ रानी साहिबा, कहीं ये रास्ता हमें ख्वाब की ताबीर की बजाय सीधे ख्वाबों के कब्रिस्तान ना पहुंचा दे। महफूजा मुस्कुराई, अगर कब्रिस्तान भी गया तो कम से कम तुम्हारे साथ जाऊंगी, डर नहीं लगेगा। देखा आपने, मोहब्बत कैसे खून की साजिशों में भी हंसी बो देती है। आखिरकार वो महल मिला, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजे पर एक पुरानी तख्ती लटकी थी। ख्वाब वही होता है जो ताबीर से पहले टूटा हो। महफूजा ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक बहुत पुराना आईना था, वो जैसे बोल रहा हो, देख जो तू नहीं देख पाई। और फिर महफूजा ने उस आईने में देखा, ख्वाब की ताबीर नहीं, उसका पूरा ख्वाब दोबारा चला। सल्तनत जल रही थी, बच्चे रो रहे थे, एक बूढ़ा आदमी अपने भाई को धोखा दे रहा था। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, नसीरुद्दीन बादशाह था। कैस, अब मैं समझी, अब्बा का ख्वाब उनका डर था, जो उन्होंने अपने भाई को मारकर खुद में छुपा लिया था। वो ख्वाब खुदा ने उन्हें दिखाया था, ताकि वो इंसाफ करें, मगर उन्होंने कत्ल किया। कैस ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। और अब ये ताबीर तुम्हारे हाथ में है, मोहब्बत से भरी, सच्चाई से पिघली। महफूजा ने वो तख्ती उठाई और बोली, अब मैं इस ताबीर को वापस सल्तनत ले जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि ख्वाब हमें सज़ा देने नहीं आते, वो हमें बदलने आते हैं। कैस ने उसका हाथ थामा। पहली बार दोनों के हाथ यूं जुड़े जैसे तख्त और इंसाफ। धीरे धीरे हवा ने गवाही दी, आसमान ने दुआ मांगी, और दो दिलों की मोहब्बत अब ताबीर की तरह साफ हो चुकी थी। अब महफूजा के पास वो जवाब था जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा, भेस बदला और मोहब्बत कमाई। घोड़े की टापों की आवाज़ जैसे सल्तनत की नींदें तोड़ रही थीं। महफूजा और कैस सल्तनत की सरहद पर पहुंचे तो दरबानों ने आंखें चौंधियां लीं। हुजूर, आप जिंदा हैं? नहीं मियाँ, मैं मरकर ताबीर बन गई हूं। महफूजा का चेहरा अब वैसा न था जैसा वो गई थी। अब उसमें राजसी रौब से ज्यादा रूह की रोशनी थी। दरबार में अब भी वही तख्त था, वही गद्दीनशीन लोग, लेकिन नसीरुद्दीन बादशाह की आंखों में डर था, जैसे किसी ने उसका पर्दा फाड़ दिया हो। महफूजा आगे बढ़ी, एक पुराना नक्शा, एक खत और वो आईना उसके हाथ में था। अब्बा हुजूर, उसने कहा, मैं ताबीर ढूंढ लाई हूं, लेकिन ये ताबीर आपको बख्शेगी नहीं। दरबार सन्नाटे में डूब गया। ये नक्शा उस महल का है जहां आपके भाई की आखिरी निशानी दफन है। ये खत उस भाई का है जो आपका हक था और आपने छीना। और ये आईना जिसमें आपका ख्वाब दोहराया गया है। बादशाह कांपने लगे। ये झूठ है, सब झूठ है। तू मेरी बेटी है या दुश्मन? मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन इंसाफ की बेटी पहले हूं। कैस ने दरबारियों की ओर देखा। अब वक्त है कि इस सल्तनत को मोहब्बत से चलाया जाए और जालिम तख्तों को जमींदोज किया जाए। दरबार में एक एक कर दरबारी उठे, कुछ चुप रहे, कुछ ने तख्त की ओर थूका, और फिर सबने एक सुर में कहा, शहजादी महफूजा को हमारा सलाम हो। बादशाह का तख्त अब रेत की तरह ढह चुका था। उन्होंने झुके हुए सिर से कहा, मैंने अपने ख्वाब को गुनाह बना दिया, अब तू उसे ताबीर बना दे। महफूजा ने उसके माथे पर हाथ रखा, आंसू पोंछे, और कहा, अब आप मेरे अब्बा हैं, बादशाह नहीं। तख्त अब महफूजा के नाम था, लेकिन उसने ऐलान किया, अब इस सल्तनत की बादशाहत कोई एक नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे। कैस मेरा साथी है और मैं इसकी। और फिर महल की छतों से मोहब्बत की हवा फैली, जिसने हर गली, हर चौराहा और हर दिल तक जाकर कहा, तख्त से बड़ी ताबीर होती है और ताबीर से बड़ी मोहब्बत। सल्तनत में पहली बार सूरज ऐसे उगा था जैसे किरणों ने भी सलाम किया हो। तुम जीत गए ए मोहब्बत, अब हमें रोशनी बांटनी है। महफूजा ने रियाया से पहला खुतबा दिया। ना कोई ताज, ना कोई शाही जामा, बस सादा लिबास और लफ्ज़ों में ईमान। मैं कोई बादशाह नहीं, मैं वो हूँ जो तुम्हारी आंखों में ख्वाब देखती है और तुम्हारे दर्द को अपना बनाती है।
रियाया रो पड़ी, जैसे सदियों बाद किसी ने उनके जख्म देखे हों। अब हर गली, हर चबूतरे पर बस एक ही नाम था, शहजादी महफूजा। लेकिन मोहब्बत की राह कभी सीधी नहीं जाती। कैस को शाही वजीरों से खतरा था, वो उसे शहजादी का कमजोर पह। और फिर महल की छतों से मोहब्बत की हवा फैली, जिसने हर गली, हर चौराहा और हर दिल तक जाकर कहा, तख्त से बड़ी ताबीर होती है और ताबीर से बड़ी मोहब्बत। सल्तनत में पहली बार सूरज ऐसे उगा था जैसे किरणों ने भी सलाम किया हो। तुम जीत गए ए मोहब्बत, अब हमें रोशनी बांटनी है। महफूजा ने रियाया से पहला खुतबा दिया। ना कोई ताज, ना कोई शाही जामा, बस सादा लिबास और लफ्जों में ईमान। मैं कोई बादशाह नहीं, मैं वो हूं जो तुम्हारी आंखों में ख्वाब देखती है और तुम्हारे दर्द को अपना बनाती है। रियाया रो पड़ी, जैसे सदियों बाद किसी ने उनके जख्म देखे हों। अब हर गली, हर चबूतरे पर बस एक ही नाम था, शहजादी महफूजा। लेकिन मोहब्बत की राह कभी सीधी नहीं जाती। कैस को शाही वजीरों से खतरा था, वो उसे शहजादी का कमजोर पहलू समझ बैठे थे। एक वजीर ने दरबार में कहा, हुजूर, मोहब्बत राज नहीं चला सकती, तलवार चल सकती है। महफूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तलवार ही काफी होती तो अब तक ये सल्तनत लाशों से ढक जाती। हमने मोहब्बत से एक मरा हुआ शहर जिंदा किया है। कैस चुप रहा, मगर उस रात अकेले महफूजा से बोला, मैं तुम्हारा कदम हूं, लेकिन लोग मुझे तुम्हारी जंजीर समझ रहे हैं। महफूजा ने उसका हाथ थामा। तू मेरी परछाई है कैस, और परछाइयां कभी जंजीर नहीं होती, वो सूरज के साथ चलती हैं। उस रात उन्होंने साथ खाना खाया। न सोने की थाली थी, न चांदी का चम्मच, बस दो मिट्टी के कटोरे और एक प्याला मोहब्बत का। उसने पहली बार उसे महफूजा कहकर पुकारा, और वो पहली बार शर्माकर हंसी। उधर वजीरों ने साजिशें तेज कर दीं। बाहर से दुश्मन मुल्क को खबर भेजी गई, अब ये सल्तनत एक लड़की और उसके आशिक के हवाले है। अगर हमला करना है तो अब करो। खत दुश्मन की सल्तनत में जा पहुंचा, जहां एक पुराना दुश्मन बैठा मुस्कुराया। अब मैं देखता हूं मोहब्बत कैसे तलवार से लड़ती है। तो अब मैदान तैयार है। एक तरफ मोहब्बत और सच्चाई की सल्तनत, दूसरी तरफ जुल्म और बदले की आंधी। सुबह की पहली किरण जमीन पर नहीं गिरी, वो आसमान में ही थरथराने लगी, क्योंकि आज का सूरज खून और मोहब्बत का गवाह बनने वाला था। महफूजा सफेद लिबास में, सिर पर जंग का साफा बांधे, अपनी नई बनी फौज के सामने खड़ी थी। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ये मोहब्बत, इंसाफ और उस ख्वाब की ताबीर के लिए है जो मैंने देखा था और अब तुम सब देख रहे हो। रियाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। कैस ने अपनी तलवार कमर में खोंसी और धीमे से कहा, चलो महफूजा, आज मोहब्बत को मीनार बना देते हैं। जैसे ही दुश्मन की फौज ने हमला बोला, महफूजा अपनी सवारी पर चढ़ी और सबके आगे निकल गई। दुश्मन हैरान हुआ, एक औरत, ये सल्तनत क्या मजाक बन गई है? महफूजा ने उसकी तरफ देखकर जवाब फेंका, तू मुझे औरत समझ रहा है, पर याद रख, जिस औरत की कोख ने तुझ जैसे को जना है, वो तेरे सर पर तलवार भी चला सकती है। तलवारें टकराईं, जमीन कांपी। महफूजा ने ऐसे वार किए जैसे उसके लफ्ज ही फौलाद बन गए हों। कैस पीछे पीछे था। हर बार जब कोई दुश्मन महफूजा की तरफ बढ़ता, कैस बीच में आ जाता। मैं उसका इश्क हूं, और इश्क की हिफाजत करना मेरी इबादत है। जंग के बीच एक तीर महफूजा की बाजू में आ लगा। कैस दौड़ा, मगर महफूजा ने कहा, रुक, ये चोट नहीं, ये मेरी जीत की दस्तक है। दुश्मन की फौजें पीछे हटने लगीं। उनका बादशाह, शाह ए ताजवर, गुस्से में तमतमा उठा। ये क्या तमाशा है? एक लड़की हमारी फौज को पीछे धकेल रही है। उसने अपने सबसे ताकतवर सिपह सालार को भेजा, जिसका नाम था जारिक, जो अब तक 100 सल्तनतें गिरा चुका था। महफूजा ने उसकी तरफ देखकर तलवार घुमाई। जारिक, आज तू तीर और तलवार से नहीं, एक इश्क में डूबी औरत से लड़ेगा और हार जाएगा। जारिक हंसा, पर उसकी हंसी जल्द ही चुप हो गई जब महफूजा ने एक ही वार में उसके घोड़े को गिरा दिया। रात ढलने को थी, पर सूरज जैसे फिर उगाया था, महफूजा की मोहब्बत की गर्मी से। लोगों ने देखा, जालिम की तलवार झुक गई थी और मोहब्बत का परचम लहरा रहा था। जंग का शोर अब खामोशियों में बदल चुका था। महल के चारों ओर शांति की चादर तनी थी,
मगर महफूजा के दिल में एक सवाल अभी भी धड़क रहा था। अब्बू का ख्वाब, उसकी ताबीर क्या है? महफूजा अपनी तलवार और लिबास उतार कर एक बार फिर अपने असली रूप में आ गई। एक शहजादी, एक बेटी और अब एक विजेता भी। कैस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब तू लौट सकती है, सब जीत चू। महफूजा ने गर्दन झुका दी। सब नहीं, वो नहीं जो सबसे जरूरी है, वो ख्वाब जो मेरे अब्बू को रोज बेचैन करता है। वो एक पुरानी किताब लेकर बैठी जिसमें सपनों की ताबीरें थीं, वो अल्फाज जो सदियों से नींदों के राज खोलते आए थे। महफूजा ने ख्वाब दोबारा याद किया। एक दरिया जिसमें खून बहता था, एक सूरज जो आधा डूबा था और एक चिराग जो बुझ बुझ कर फिर जलता था। उसने किताब के पन्ने पलटे और एक ताबीर पर उसकी उंगलियां रुक गईं। अगर किसी बादशाह ने खून से भरा दरिया देखा हो तो इसका मतलब है कि उसके मुल्क में जुल्म इतना बढ़ गया है कि रियाया की सिसकियां दरिया बन चुकी हैं। महफूजा का चेहरा सख्त हो गया। सूरज का आधा डूबना मतलब उसका राज अंधेरे में जा रहा है, और चिराग जो बुझ बुझ कर फिर जलता है, वो एक उम्मीद है, कोई ऐसा जो राज बदल सकता है। कैस उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। तो मतलब वो चिराग तू है? महफूजा ने हौले से सर हिलाया। मैं ही उस ख्वाब की ताबीर हूं। अब्बू की सल्तनत में जो जुल्म हुआ उसे खत्म करने के लिए ही ये ख्वाब आया, और अब मुझे लौटना होगा उस ख्वाब को पूरा करने। कैस की आंखें नम हो गईं और महफूजा उसके करीब आई। तू मेरी मोहब्बत है, और अब जब मोहब्बत ने जंग जीत ली है तो मोहब्बत को ताज पहनाया जाएगा। अब रास्ता तैयार था। शहजादी लौटेगी अपने वतन, जहां एक बूढ़ा बादशाह उसकी राह देख रहा है, और एक ख्वाब जो ताबीर के इंतजार में है। सल्तनत ए ज़हरा, वही राजमहल, वही दीवारें। मगर अब माहौल बदल चुका था। लोगों के चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि इंतजार की लकीरें थीं, क्योंकि सुना था वो आ रही है। घोड़े की टापें जैसे बादलों से बातें कर रही थीं। महफूजा ने जैसे ही महल की चौखट लांघी, दरबार की हवाएं रुक गईं। बादशाह, जो अब बूढ़ा और बीमार हो चला था, सिंहासन पर बैठा था, पर आंखें उसकी दरवाजे पर टिकी थीं। महफूजा उसके सामने आई, न झुकी न थमी, बल्कि सीधी उसकी आंखों में देखा और कहा, अब्बू जान, मैं आपकी ख्वाब की ताबीर लेकर आई हूं। दरबारियों की सांसें अटक गईं, कुछ सोचने लगे, अब कत्ल होगा या ताज मिलेगा। बादशाह ने धीरे से पूछा, क्या देखी ताबीर? महफूजा ने बिना डरे जवाब दिया, आपका ख्वाब आपकी रियाया के आंसुओं से बना था। वो खून नहीं था जो दरिया में था, वो इंसानों की चीखें थीं। वो सूरज जो डूबा, आपका इंसाफ था, और जो चिरागा जलता बुझता रहा, वो मैं थी, आपकी बेटी, जिसे आपने हमेशा महल की चारदीवारी में छुपा कर रखा। लेकिन शायद ये ख्वाब मुझे मेरी तकदीर की तरफ ले गया। बादशाह का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने सबके सामने हाथ जोड़े और कहा, मैंने जुल्म किया, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी रियाया को इंसाफ दिलाया। अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है। फिर उसने ताज अपने सिर से उतारा और सबके सामने महफूजा की तरफ बढ़ाया। लेकिन महफूजा ने ताज नहीं लिया। मैं ताज पहनने नहीं आई, मैं वो चिराग बनकर आई हूँ जो हर दिल को रोशन कर सके। अगर मैं ये ताज पहनूं तो शर्त ये है, ये ताज मोहब्बत, इंसाफ और बराबरी का पैगाम बनेगा। इसमें तलवार नहीं, तराजू का वजन होगा। बादशाह की आंखों से आंसू निकल पड़े, और पहली बार उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया। महल के बाहर लोग रो रहे थे, मगर इस बार दर्द से नहीं, बल्कि खुशी से। सल्तनत को एक नई रोशनी मिल चुकी थी, और वो रोशनी ताज से नहीं, बल्कि दिल से निकली थी। चांदनी पूरे शबाब पर थी। सितारों ने आज न कोई गश्त लगाई, न कोई पहरा दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था, आज किसी शहजादी की मोहब्बत मुकम्मल होने जा रही है। महफूजा सफ़ेद और सुनहरी लिबास में बैठी थी। चेहरे पर नकाब था, मगर रोशनी ऐसी कि नकाब खुद शर्मा जाए। बाजारों में घुड़सवारों की गश्त थी, हर गली में कंदीलें टंगी थीं, और हर कोने में आवाज़ गूंज रही थी, निकाह है, निकाह है, शहजादी महफूजा का निकाह है। कैहस अपने लिबास में शहजादा नहीं, बल्कि मोहब्बत का सुल्तान लग रहा था। काजी साहब ने दोनों को बुलाया। महफूजा पर्दे के पीछे बैठी थी और कैहस सामने। काजी ने पूछा, शहजादी महफूजा, क्या आप शहजादा कैहस से निकाह कबूल करती हैं?
मोहर में सिर्फ एक वादा कि वो कभी आपका दिल नहीं दुखाएगा। महफूजा ने हौले से कहा, कबूल है। और हाँ, पाँव के नीचे कपड़ा रखा था, वरना खुशी में जमीन पर बिजली गिर सकती थी। 3 बार कबूल होने के बाद दरबार तालियों से गूंज उठा। जश्न शुरू हुआ। ढोलक की थाप पर बूढ़ी खलाओं ने वो डांस किया कि महल की दीवारें भी झूम। रात को महफूजा और कैस महल की छत पर बैठे थे। चांद भी नीचे झुककर उनकी मोहब्बत की गवाही दे रहा था। कैस बोला, महफूजा, क्या तूने कभी सोचा था कि ख्वाब की ताबीर ताज बन जाएगी? महफूजा मुस्कुराई, नहीं, मैं तो सिर्फ अब्बू का ख्वाब समझना चाहती थी, मगर रब ने मुझे ताज भी दे दिया और तू भी। कैस हंसा, मतलब मैं बोनस में मिला? हाँ, और इतना भारी बोनस कि अब पूरा तख्त छोटा लगने लगा है। सालों बाद महफूजा और कैस के बच्चे भी बड़े हुए। उन्होंने भी वही सबक सीखा जो उनकी माँ ने सिखाया था। मोहब्बत ताबीर है, जुल्म सिर्फ एक ख्वाब जो जागते ही टूट जाता है। तो जनाब ए कहानी प्रेमी, यूं पूरी हुई वो दास्तान जिसमें एक बादशाह ने ख्वाब देखा, एक शहजादी ने ताबीर ढूंढी, एक मुल्क ने मोहब्बत सीखी और एक जालिम शहजादा भी इश्क का बंदा बन गया। ताज की ताबीर, यही थी इस दास्तान की तहरीर।